अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इस लेक्चर के अंदर हमने ये देखना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो किस तरह की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कुछ अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज हैं। 6 प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसके अलावा 2 और भी हैं, एक है एडिटिव इनवर्स और दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये टोटल कोई 7-8 प्रॉपर्टीज हैं इसकी। ये प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर कोई 1-2 सवाल भी करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है, इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ वही है जो हम रियल नंबर्स के लिए पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी सेम है। अगर आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों और उनको आप ऐड करते हैं, z1 प्लस z2 करते हैं, और उसके बाद आप ये चाहते हैं कि आप z2 को पहले लिखें और z1 को बाद में लिखें, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यानी कि एडिशन के अंदर अगर आप उनकी तरतीब चेंज करना चाहें तो तरतीब को आप चेंज कर सकते हैं। इसे आप कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और इसी तरह से 2 आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनके लिए जो मल्टीप्लिकेशन है उसके लिए भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो ये इसका कम्यूटेटिव लॉ है। उसके बाद है एसोसिएटिव लॉ। इसके अंदर आप 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल z1 प्लस z2 प्लस z3 है, और उसके बाद इसी को आप इधर लिखें z1 प्लस z2 प्लस z3। जो एसोसिएटिव लॉ है एडिशन के ऊपर, इसका ये मतलब है कि अगर आप पहले 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करें और उसके बाद फिर इसका जो रिजल्ट हो उसको आप तीसरे में ऐड करें, या फिर आप आखिरी 2 को ऐड करें और इनका जो रिजल्ट हो उसको आप इस तीसरे के अंदर ऐड करें, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों तरह से जो जवाब है वो सेम आएगा। इसे आप कहते हैं एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और ये जो एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, यही लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल्ड करता है, z1 z2 z3। ये फॉर एग्जांपल आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इन्हीं तीनों को आप यहां पे लिख दें z1 z2 z3। आप अगर पहले 2 को मल्टीप्लाई करें फिर इसके रिजल्ट को आप मल्टीप्लाई करवाएं z3 के साथ, या फिर आप आखिरी 2 को मल्टीप्लाई करवाएं, इनके रिजल्ट को आप पहले के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो दोनों केसेस के अंदर जो आंसर है वो सेम आएगा। तो इस तरह से जो एसोसिएटिव लॉ है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों तरह से होल्ड करता है। उसके बाद आपके पास है थर्ड लॉ, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा बाकी 2 के ऊपर। इस तरह से जो मल्टीप्लाई हो रहा है एडिशन के ऊपर, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन दोनों के ऊपर। यानी कि z1 मल्टीप्लाई हो जाएगा z2 के साथ, z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3। इस तरह से आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। इसी तरह से ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी होल्ड करते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाए तो उसके लिए भी होल्ड होगा। यहाँ पे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो तो फिर हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से आपके पास ये 3 लॉज हैं। उसके बाद हमारे पास जो चौथी इसकी प्रॉपर्टी है ये है एडिटिव आइडेंटिटी। तो आपके पास जो रियल नंबर्स होते हैं उनकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनकी भी एडिटिव आइडेंटिटी 0 ही होगी। लेकिन यहाँ पे जो 0 है इसको आप लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा, और इसको आप ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0, 0। तो ये जो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, इसको आप अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ऐड करें तो आपको आंसर में वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी है तो ये एडिशन के ही मुतल्लिक होगी। तो आप किसी में भी अगर इसको ऐड करेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर तो आपको वही कॉम्प्लेक्स नंबर बतौर आंसर मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है, तो इसको अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आपके पास एज इट इज आएगा। तो वो होती है आपके पास 1 के बराबर। इस 1 को आप लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आयोटा, यानी कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, और इसको आप ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 1, 0। तो इस 1 को या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो उसका आंसर आपको वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। ठीक है जी। जो एडिटिव आइडेंटिटी है उसको आपने ऐड करवाना है, और जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है। इन दोनों को ऐड और मल्टीप्लाई करवाने के बाद वही कॉम्प्लेक्स नंबर हमें वापस मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है इफ द प्रोडक्ट इज 0। अब ये प्रॉपर्टी कोई प्रॉपर इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई लॉ या कोई रूल नहीं है। ये एक फैक्ट है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर हमें नजर आता है। उस फैक्ट को हमने अब यहाँ पे देखना है इन द फॉर्म ऑफ ए प्रॉपर्टी। यहाँ पे लिखा हुआ इफ द प्रोडक्ट इज 0। अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट हमारे पास 0 हो तो उससे फिर हमें रिजल्ट क्या मिलता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोडक्ट है z1 इंटू z2। ये प्रोडक्ट अगर 0 हो तो इसका मतलब ये है दिस इंप्लाइज दैट आइदर z1 इज इक्वल टू 0
और z2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। इस तरह से अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा हो तो इसका मतलब ये होगा कि या z1 0 है या फिर z2 0 है। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स नॉन जीरो हों और उनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 0 आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की दो और अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज हैं। ये दोनों प्रॉपर्टीज बेसिकली दो इनवर्सेस हैं। एक हमारे पास है एडिटिव इनवर्स और दूसरा हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं। जो एडिटिव इनवर्स है ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसको हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करेंगे तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आएगी। और ये जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसको हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगी। यानी कि जो एडिटिव इनवर्स है ये हमें एडिटिव आइडेंटिटी देगा एडिशन के बाद, और जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा। तो हमने अगर इसका एडिटिव इनवर्स बताना है तो वो हमारे पास होगा माइनस z। माइनस अगर आपने z को करना है तो आपने इसके साथ भी माइनस लगाना है। ये हो जाएगा -2 माइनस 5 आयोटा। यानी कि ये जितने भी यहाँ पे इसके नंबर्स हैं, दो इसके पार्ट्स होते हैं रियल और इमेजिनरी, दोनों के आपने यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे। जब आप दोनों के साइन चेंज करेंगे तो आपके पास एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। अब एडिटिव इनवर्स को आप इस z के अंदर ऐड करके देखें और चेक करें क्या एडिटिव आइडेंटिटी आती है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास है z प्लस माइनस z। हमने दोनों को यहाँ पे ऐड करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे z की वैल्यू पुट करें 2 प्लस 5 आयोटा, और उसके बाद आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें माइनस z की जो कि यहाँ पे है -2 माइनस 5 आयोटा। 2 प्लस 5 आयोटा ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -5 आयोटा। ये 2 और -2 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और प्लस 5 आयोटा और -5 आयोटा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो हमें आंसर में यहाँ पे मिलेगा 0। और जो 0 है ये एडिटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया था जिसको हमने अपने रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर या फिर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जब ऐड किया तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आई है। तो इसीलिए ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स है और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स है। ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहां पे हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा। इसका हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसे हम डिनोट करते हैं z इनवर्स से और ये बराबर होता है 1/z के। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है कि जिसको आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर से जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास 1 आंसर में मिलता है या फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको बतौर आंसर मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसको फाइंड करना थोड़ा सा लेंथी है बनिस्बत उसके जो हमने एडिटिव इनवर्स के अंदर काम किया था। वहां तो हमने सिंपली साइन चेंज किए थे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा। हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये वाला फाइंड करना है। तो यहाँ पे इसको हम फाइंड करके देखते हैं। z इनवर्स इज इक्वल टू 1/z। आप यहाँ पे z की वैल्यू पुट करें a प्लस b आयोटा 1/a प्लस b आयोटा। और हम ये जानते हैं कि जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके अंदर जो आयोटा होता है उसको हम डिनोमिनेटर के अंदर नहीं लिख सकते। तो अगर आयोटा को हमने डिनोमिनेटर में से खत्म करना है तो इसका जो कॉन्जुगेट है इसको हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा न्यूमिनेटर के साथ भी, यानी कि इसके साथ, और डिनोमिनेटर के साथ भी, यानी कि इसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है खुद से a प्लस b आयोटा के कॉन्जुगेट को। उसके बाद आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करवा दें और इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये तो एज इट इज आएगा। जो z इनवर्स है ये बराबर है 1/z के, और यहाँ पे आपने 1 और a माइनस b आयोटा को मल्टीप्लाई करवाया है तो आपके पास जो न्यूमिनेटर है उसके अंदर आ जाएगा a माइनस b आयोटा, और जो डिनोमिनेटर है इसके ऊपर आपने एक फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला इस तरह से अप्लाई होगा कि आप ये अगर नोट करें तो दोनों टर्म्स यहाँ पे सेम है। यहाँ पे a है, इधर भी a है, यहाँ पे b आयोटा है, यहाँ पे b आयोटा है। टर्म्स दोनों सेम है लेकिन एक बार प्लस हो रही हैं एक बार माइनस हो रही हैं। तो यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर आएगा, फिर माइनस लगाना है और उसके बाद इस टर्म का स्क्वायर आएगा, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b आयोटा का स्क्वायर। इसको हमने अब आगे सॉल्व करना है। ये हो जाएगा a माइनस बी आयोटा ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। इसका जो स्क्वायर है ये हमने दोनों के ऊपर अलग अलग कर दिए। z इनवर्स इज इक्वल टू 1/z इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा ओवर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, उसके बाद है ए माइनस बी आयोटा ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस माइनस को आपने यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करवाया तो ये प्लस हो गया। उसके बाद ये जो आपके पास नीचे टर्म मौजूद है इसको आप इन दोनों के ऊपर अलग-अलग डिवाइड करवा सकते हैं। तो आपके पास z इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर z है, ये टर्म इसके ऊपर अलग डिवाइड होगी a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद दरमियान में प्लस लगा दें और ये जो माइनस है इसको आप b के साथ ही रहने दें ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आपने इन दोनों के ऊपर अलग अलग डिवाइड करवाया है और उसके बाद जो आयोटा है इसके साथ उसको भी आप यहाँ पे लिख दें। तो ये आपके पास एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है हमारे पास z का। इसको आप ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो z इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर z एंड दिस इज इक्वल टू a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस b ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आयोटा हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने इसको अब ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख दिया है। अब अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z गिवन हो, जैसे यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी आयोटा था, उसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस प्रोसीजर के तहत हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। पहले उसको हमने एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, फिर उसको हमने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख दिया है। अब आपके पास है दो मेथड्स। पहला मेथड तो ये है कि आप इस तरह से पूरा डायरेक्ट मेथड करें और उसका आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करके दिखा दें। दूसरा मेथड ये है कि यहाँ पे हमने जो जनरल यहाँ पे मेथड फाइंड कर लिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, आप सिंपली इसके अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यूज पुट करें और आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता दें। वो इस तरह से आप करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इज इक्वल टू 2 प्लस 2 आयोटा या फिर 2 प्लस 3 आयोटा। इस 2 प्लस 3 आयोटा का आपने अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है तो उसके लिए आप सिंपली यहां से वैल्यूज उठाएंगे और इस फार्मूला के अंदर पुट कर देंगे। z इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर z। आप ये सिंबल लिख दें या ये सिंबल लिख दें, दोनों ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो 2 है और जो b है उसकी वैल्यू है 3। ये a और b बेसिकली रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज पुट कर दें। सबसे पहले a की वैल्यू पुट करेंगे 2 ओवर, यहाँ पे a की जगह पे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर, प्लस b की जगह यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है माइनस b, तो माइनस और b की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट नीचे अगेन यही टर्म आएगी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 2 ओवर, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9 कॉमा माइनस 3 ओवर, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9 और ये बराबर हो जाएगा 2 ओवर 13 कॉमा माइनस 3 ओवर 13। तो ये आपका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो अब आपके पास ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आ गया है। इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि z इनवर्स इज इक्वल टू 2 ओवर 13 जो है ये रियल पार्ट है और जो आपके पास माइनस 3 ओवर 13 है ये इमेजिनरी पार्ट है। इसके साथ आप आयोटा लिख दें। तो इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो इस डायरेक्ट मेथड से फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड के अंदर आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें रियल और इमेजिनरी पार्ट की और डायरेक्ट आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लें। या फिर दूसरा इसका मेथड ये हो सकता था कि आप इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे वो आप इस मेथड के तहत भी फाइंड कर सकते थे, यानी कि z इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर z करते, यानी कि 2 प्लस 3 आयोटा को आप 1 के नीचे ले जाते, 1 के डिनोमिनेटर में ले जाते और उसके बाद इसका जो कॉन्जुगेट है 2 माइनस 3 आयोटा उसको आप मल्टीप्लाई भी करवाते और डिवाइड भी करवाते और आप इस लेंथ मेथड से आप वो निकाल लेते उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो दोनों मेथड्स ठीक हैं। अगर आपको ये याद रह जाए तो आप इसी मेथड से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें। अगर आपको ये डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट फार्मूला याद नहीं रहता तो आप इस लेंथी मेथड से भी या कॉन्जुगेट वाले मेथड से भी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। दोनों मेथड्स ठीक हैं। अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के देखें तो मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट में आपको ये पता चलेगा कि इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है उसका आंसर आपके पास आ रही है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसीलिए आप इसको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी लाजमी तौर पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आंसर में 1 आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है,
प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ आयोटा z इज इक्वल टू माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फर्ज करेंगे कि जो z की वैल्यू है वो है a प्लस बी आयोटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। उसके बाद यहाँ पे हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ आयोटा z। यहाँ पे आप z की वैल्यू पुट करें, रियल पार्ट ऑफ आयोटा, और जो z की वैल्यू है वो है a प्लस बी आयोटा। उसके बाद आयोटा को मल्टीप्लाई करवा दें, a आयोटा प्लस b आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, a आयोटा प्लस b इंटू -1। उसके बाद जो b इंटू -1 है ये हो जाएगा -b, और जो a आयोटा है इसको हम इधर लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इसका रियल पार्ट है, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो है a के बराबर। तो इसका हमें रियल पार्ट सिर्फ चाहिए, क्योंकि रियल पार्ट है उसके बाद ब्रैकेट है, तो इसका ये मतलब है कि हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट चाहिए। तो इसका रियल पार्ट -b के बराबर है, तो इसका आंसर है -b। अब ये बराबर किसके होना चाहिए, जो कि सवाल के अंदर गिवन है, ये बराबर होना चाहिए माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू b। ये इसका इमेजिनरी पार्ट है z का b, और इसका जो माइनस होगा इमेजिनरी पार्ट का वो बराबर होगा -b के, क्योंकि इधर भी माइनस लगा रहे हैं तो इधर भी माइनस लगाना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज दैट माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -b। तो यहाँ पे -b ही हमारे पास आंसर में आया है, तो ये अब बराबर है माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस द प्रूफ इज कंप्लीट, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा z इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। तो यहाँ पे अगेन हमें सपोज करना पड़ेगा z, फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। उसके बाद आप इसकी अगेन लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा z की वैल्यू पुट कर दें, इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा इंटू z की वैल्यू है a प्लस बी आयोटा। उसके बाद नेक्स्ट है जी इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा को मल्टीप्लाई करवा दें, a इंटू आयोटा प्लस b इंटू आयोटा स्क्वायर। दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ a आयोटा प्लस b इंटू -1। हमने यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है। उसके बाद ये -1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -b प्लस a आयोटा। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और यहाँ पे जो साइन है वो है इमेजिनरी पार्ट का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट बताना है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो है आयोटा के साथ वाला, यानी कि प्लस a। तो ये बराबर है a के। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो रियल पार्ट है वो a है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू a। इसका क्योंकि रियल पार्ट a है z का, हमारे पास यहाँ आंसर में भी a आया है, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी जिसके बराबर हमने इसको प्रूव करना था, तो हमारा प्रूफ यहाँ पे अब कंप्लीट हो गया। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों क्वेश्चंस प्रूव हो गए हैं। इस लेक्चर के इतना ही। इस लेक्चर के अंदर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज देखी हैं, और हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के 2 क्वेश्चंस भी प्रूव किए हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस।